नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोमंत्र के YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरपीएससी ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चंस की। टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसका पार्ट नंबर 1 हमने पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। 20 क्वेश्चन उसके अंदर मैंने बताए थे आपको, बहुत ही जबरदस्त थे, ठीक है, जो कि 15 से 18 मिनट की समथिंग वो वीडियो रही है, तो आपको मजा आ जाएगा और वो क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। आज इसी तरीके से हम बात करते हैं पिछले पार्ट 1 की तरह सबसे बेस्ट और बेहतरीन क्वेश्चंस की, जिसमें हम विद फैक्ट की बात करेंगे, जो कि आपको अवश्य एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? जे.एच. गिब्बन, जॉन्स ए साल्क, रॉबर्ट एडवर्ड्स, जेम्स सिम्पसन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन्स ए साल्क जो है इन्होंने पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, बात करें यहाँ पर दुनिया में जो है पोलियो की 2 ही वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें यहाँ पर जॉन जो साल्क हैं, इन्होंने ये वैक्सीन कहाँ पर बनाई थी? तो पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय में बनाई थी। सन 1952 में इनका पहला परीक्षण रहता है। बात करें कब ये जो है दुनिया में आई थी, या फिर हम बात करें कि दुनिया में इसकी घोषणा कब हो गई थी, तो 12 अप्रैल 1955 को इसकी घोषणा हो गई थी। और यह जो है निष्क्रिय मरे हुए पोलियो वायरस की खुराक है, ये आपको ध्यान रखना है, निष्क्रिय पोलियो वायरस की खुराक है। टीके का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ओपीवी जो है इसके टीके का नाम है, ओरल पोलियो वैक्सीन। यह एक जीवित तनु वैक्सीन है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें किस किस को दी जाती है, तो 5 वर्ष की जो आयु के बच्चे होते हैं उनको पिलाई जाती है। ठीक है, उससे कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनको पिलाई जाती है। ठीक है, वर्तमान में इसको जो है इंजेक्शन के रूप में भी दिया जाता है, और ये जो है इंजेक्शन के रूप में 2 से 14 सप्ताह की उम्र में दिया जाता है। बात करें यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने बन जाता है कि भारत को पोलियो मुक्त घोषित करने का जो डेट था या कब तक था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 27 मार्च 2014 को जो है भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। बात करें राष्ट्रीय पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई साहब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको 31 जनवरी। क्या समझ में आई क्या मेरे भाई? अरे समझ में आया क्या? 31 जनवरी, इसको हम पोलियो रविवार के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें पल्स पोलियो अभियान की, तो पल्स पोलियो अभियान पोलियो से संबंधित है, और इसका जो शुभारंभ किया था वो किया था हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, बात करें यहाँ पर रॉबर्ट एडवर्ड्स जो है हमारे सामने एक और साइंटिस्ट आते हैं, जो कि एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। आपको इतना ध्यान रखना है, इसके बारे में इतना ज्यादा खास है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन सा है? सारस, बगला, शुतुरमुर्ग, मोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब आपके सामने सारस, ऑप्शन नंबर ए जो है। इसके बारे में हम बात करें यहाँ पर सारस के बारे में, तो विश्व का सबसे विशाल उड़ने वाला पक्षी है ये, और इसको क्रॉन्स के नाम से भी जाना जाता है, क्रॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यूपी का राजकीय पक्षी है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है कि सर? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है फ्लावर पिकर जो है ये सबसे छोटा पक्षी है, और इसकी 6 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें भी सबसे छोटा जो है नीलगिरी फ्लावर पिक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं इसके वैज्ञानिक नाम की, तो ग्रस एंटिगोन जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, और ये सर्वाहारी है। ठीक है, घास फूस, कीट और मकड़ियों वगैरह इनको खाता रहता है ये। ठीक है, IUCN ने जो है इसकी संख्या को कम देखते हुए इसे संकटग्रस्त प्रजातियों में घोषित कर दिया सारस को। सबसे पहले बात करते हैं मोर की, तो मोर जो है इसका, ठीक है, पेओ क्रिस्टेटस इसका नाम है, और भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अद्भुत सौंदर्य के कारण इसको भारत का राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा जो है दिया गया था, और ये कब दिया गया था? ध्यान रखना है 26 जनवरी 1963 को ये दर्जा दिया गया था इसको भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में। और अगर हम बात करें, हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, और म्यांमार का भी जो है राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है भाई साहब। ठीक है, बात करें आगे हम इसके आगे की, धरती का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो ब्लू व्हेल, आपको ध्यान रखना है, लंबाई 100 फीट होती है, वजन 1,80,000 किलोग्राम होता है भाई साहब, आप अनुमान नहीं लगा सकते, 1,80,000। बात करें तो हम यहाँ पर 33 हाथियों के वजन के बराबर जो है इसका वजन होता है। ठीक है, साथ के साथ हम बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा पक्षी कान से देखता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, कौन सा पक्षी कान से देखता है? चमगादड़ जो है ये कान से देखता है, लेकिन मुंह से जो है मल का त्याग करता है। आपसे पूछा जाए यहाँ पर शुतुरमुर्ग के बारे में, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हम देखें कि सबसे बड़ा जो है या सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है ये, ठीक है, जो कि अफ्रीका में, ज्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है शुतुरमुर्ग। ठीक है, उसके साथ साथ हम बात करें यहाँ पर इसके 3 तो जो है पेट होते हैं,
3 आंखें होती है और पैर पर जो है 2 अंगुलियां होती है, पंख इनके 2 मीटर होते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बार में जो है 50 अंडे देता है शुतुरमुर्ग, ठीक है। और ये 70 साल तक जीवित रहता है। इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 70 साल तक। आंखें दिमाग से बड़ी होती है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। बात करें यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है इसका शुतुरमुर्ग का, वो क्या है, ठीक है। सबसे पहला तो है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। लेकिन दूसरी चीज ये आ जाती है हमारे पास में कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है ये, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। वजन की बात करें इसकी तो 140 से 160 किलोग्राम के बीच में जो है इसका वजन रहता है। दांत इसके अंदर नहीं होते हैं। और भोजन की बात करें तो भोजन क्या खाता है ये, तो झाड़ियां, बीज और घास, फल फूल, ये कीड़े वगैरह जो है ये खाता है, ठीक है। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की 23 की, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक है सीसा, NO2, SO2, Hg, ठीक है। यहां पर अपना राइट आंसर होगा सीसा। इसका जो सिंबल होता है वो होता है Pb, ठीक है। परमाणु क्रमांक की अगर आपसे पूछा जाए तो 82 जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है। और धातु है एक प्रकार की जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसके अयस्क अगर आपसे पूछा जाए तो गेलेना, उल्फेमाइट, नाइट वगैरह जो है इसके अयस्क होते हैं, ठीक है। और NO2 की बात करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर हमारे इसका पूरा नाम हो जाता है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन ज्यादातर जो है हमसे पूछा जाता है कि हंसाने वाली गैस को क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका हंसाने वाली गैस का, तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। SO2 की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, नाम होता है। Hg मतलब मरकरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। गेहूं की रस्ट पादप रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है, उत्तक, जीवाणु, कवक, अमीबा। क्या भाई समझ में आ रही है क्या? अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन वगैरह सारी चीजें, और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, इतने तो बनता ही है आपका। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की, ठीक है। 24 का आंसर आपके सामने हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है, कवक। कवक की बात करें तो इसके अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। उत्पत्ति की अगर आपसे पूछा जाए कि कवक की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है, तो शैवालों में जो पर्णहरित होता है उसकी कमी हो जाती है तो हमारे यहाँ पर कवक बनते हैं, ठीक है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवकों की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये, ठीक है। जो कि काइटिन, केलोस या कवक सेलुलोज की जो है इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है, ठीक है। ज्यादातर आपको काइटिन ध्यान रखना है क्योंकि ये ऑप्शन में अधिकतर मिलता है। ऊतक की हम बात करें यहाँ पर तो एक विशेष कार्य को करने के लिए समान कोशिकाओं के समूह को जो है हम ऊतक कहते हैं, ठीक है। किसी भी कार्य को करने के लिए समान कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 की। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने जो है एग्जाम के अंदर पूछ ले जाते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, तो न्यूरॉन है भाई साहब। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये भी आपको ध्यान रखना है, मेयर ने किया था। जन्म के बाद मानव में किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ऊतक से संबंधित क्वेश्चन मैं जो है बता रहा हूं आपको, जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम बात कर रहे थे यहाँ पर, जन्म के बाद में मानव में किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका ऊतक के अंदर जो है जन्म के बाद कभी भी कोशिका का विभाजन नहीं होता है। किसी जीवित जो शरीर होता है उसके भीतर कोशिका या ऊतकों की मृत्यु को क्या कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, नेक्रोसिस जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। संयोजी ऊतक की बात करें, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, संयोजी ऊतक कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। आपको आज के बाद में बोलना नहीं है, याद रखना है सारी जो है चीजें और नोट कर लेना है भाई, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। साइंस का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जी हाँ, चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से जो है संयोजी ऊतक है और कौन से नहीं है। तो संयोजी ऊतक की बात करें तो रक्त जो है ये संयोजी ऊतक है, हस्ती है, स्नायु मतलब हम कहें यहाँ पर तो लिगामेंट जो है इसको कहते हैं, हस्ती बंधन जो तंतु होते हैं या उपास्थि होती है, ये सारे के सारे संयोजी ऊतक हैं। मांसपेशियों को अगर मांसपेशियां जो है हड्डी से जुड़ी होती है तो उसे हम टेंडन कहते हैं, और अगर मान लो हड्डियों से जुड़ी होती है जिस शाखा के द्वारा या जिस भाग के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं लिगामेंट, ठीक है, या स्नायु कहते हैं। चलिए बात करते हैं इसके जीवाणु के बारे में, ठीक है। जीवाणु के बारे में बात करें, बैक्टीरिया के बारे में, तो ये एक कोशिकीय है, इसके अध्ययन जो है बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। इससे रोग कौन कौन से होते हैं भाई साहब, ये पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है।
तो ध्यान रखना है, पूरा फोकस इसके ऊपर होना चाहिए, स्किन के ऊपर, और नोट डाउन करते रहना है। रोग की पूछा जाए आपसे तो हैजा जो है ये जीवाणु के कारण होता है। मियादी बुखार जो होती है, निमोनिया, तपेदिक क्षय रोग जो होता है, या प्लेग जो होता है, ये सारे के सारे जीवाणु के कारण होते हैं। खोज अगर आपसे पूछी जाए जीवाणु की तो एंटोनी और लिवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अमीबा के बारे में बात कर लेते हैं भाई साहब। सबसे पहले चीज आपको पता होगा कि इसको अमर जीव कहते हैं, क्योंकि ये कभी मरता नहीं है। इसकी जो पुनरुत्भवन क्षमता होती है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, बात करें यहाँ पर कि प्रोटोजोआ, या हम कहें एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है ये अमीबा। और बात करें इसकी खोज की तो जोहान रोसेल ऑन रोजेन होप ने जो है इसकी खोज की थी 1755 में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की। गेहूं की रस्ट पादप रोग का संचरण का तरीका क्या है? वायु एवं बीज से, पानी से, जमीन से, सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका राइट आंसर हो जाएगा वायु और बीज से जो है गेहूं की रस्ट जो पादप रोग है उसका संचरण होता है वायु और बीज से। ठीक है, बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की। भिंडी की पित्त पादप रोग का संचरण किससे होता है? बीज, वायु, कीट, सभी गलत। 26 की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है कीट, जो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया से अपघटित हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण, नष्ट होना, जैव अनिम्नीकरण, इनमें से कोई नहीं। देखो, जब पदार्थ का जो है पूरी तरीके से अपघटित हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? जैव निम्नीकरण कहेंगे। लेकिन पूरा अपघटित नहीं होता है तो उसे हम जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। एक संश्लेषित रेशा जिससे बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है उसे क्या कहते हैं? पॉलिएस्टर, यूकेरियोटिक, प्रोटोजोआ, या न्यूक्लोस्टर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलिएस्टर। ठीक है, पॉलिएस्टर के संदर्भ में अगर आप देखना चाहो यहाँ पर तो एक प्रकार का जो है बहुलक है ये। ठीक है, पॉलिएस्टर। और आगे बात करें हम 29 क्वेश्चन की तो मरे हुए वनस्पति के धीमे प्रक्रम से कोयले में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? कोलतार, कोक, नष्ट होना, कार्बनीकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बनीकरण कहलाता है। देखो, जब कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसको भी हम क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। बात करें यहाँ पर कोलतार की तो कोलतार आपने नाम तो सुना ही होगा डांबर का। ठीक है, जो कि जिससे क्या बनाई जाती है? सड़कें बनाई जाती है। ठीक है, कोयला गैस जो है उसको बनाने के लिए कोयले का कार्बनीकरण किया जाता है और उस क्रिया के अंदर या कार्बनीकरण जब किया जाता है कोयले की गैस बनाने के लिए कोयले का, तो उसके सह उत्पाद के रूप में जो है हमारे पास में कोलतार या डांबर प्राप्त होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? वृषण जो है ये नर के अंदर होते हैं और नर युग्मक क्या कहलाता है? शुक्राणु कहलाता है। ठीक है, आप सभी को पता है। और बात करें अंडाणु की तो ये क्या है? मादा युग्मक है। ठीक है, जो मादा जनक होता है उसके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है मादा युग्मक के रूप में। और नर हम बात करें यहाँ पर युग्मनज की, जब नर और मादा युग्मक दोनों संलयित हो जाते हैं या हम कहें अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं युग्मनज, जो कि द्विगुणित होता है। ये आपको ध्यान रखना है। निषेचन की बात करें तो जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल जाते हैं तो मिलने की जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं निषेचित, और मिलने के बाद की जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं युग्मनज। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं 31 की। अंडा से मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे क्या कहते हैं? भाई साहब क्वेश्चन जबरदस्त है, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज, निषेचन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी। मादा जो युग्मक है जो अंडाशय से उत्पन्न होता है उसे हम अंडाणु कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट 32 की बात करें, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था संलयन क्या कहलाता है? निषेचन, द्विखंडन, या फिर हम कहते हैं कि मुकुलन, युग्मनज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निषेचन कहते हैं। ठीक है, 33 की बात करें हम तो वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? तो युग्मनज, या फिर हम कहें बाहरी निषेचन, या आंतरिक निषेचन, या अंडप्रेरक। इसको हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाहरी निषेचन किस में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुत्ते, गाय, मछली, भैंस के अंदर तो ऑब्वियसली तीनों के अंदर जो है आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन मछली के अंदर जो है बाह्य निषेचन होता है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई क्या है? जूल, ओम, एम्पियर, वोल्ट। इसकी इकाई जो है क्या है? ओम है विद्युत प्रतिरोध को मापने की। और जूल की बात करें तो ये किसकी इकाई है? तो ये है कार्य और ऊर्जा की। अनेक बार मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा की इकाई जूल है। ठीक है, एम्पियर आपसे पूछा जाए तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पर ओम हो ही जाता है विद्युत प्रतिरोध की
इकाई। किसी विद्युत परिपथ को तोड़ने और बनाने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है हमारे पास में स्विच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तोड़ने और बनाने के लिए जो है हम स्विच लगा देते हैं तो परिपथ जुड़ जाता है, और अगर हटा लेते हैं तो वो बंद हो जाता है, टूट जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके संदर्भ में हम नेक्स्ट 37 क्वेश्चन की। जब विद्युत धारा को परिनालिका के बीच से प्रवाहित किया जाता है तो किस प्रकार की कार्य होता है या किस प्रकार का कार्य करता है? ठीक है, इसमें हमारे सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऊष्मारोधी के रूप में, ठीक है, विद्युत घंटी के रूप में, प्रतिरोधक के रूप में, या क्षण चुंबक के रूप में। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है भाई साहब क्षण चुंबक के रूप में। ठीक है, आगे बात समझ में, क्षण चुंबक के रूप में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि जो ऊष्मारोधी है ये किसे कहते हैं, तो दो वस्तुओं के बीच जब ऊष्मा का प्रवाह होता है और उस प्रवाह में अवरोध आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मारोधी कहते हैं। अगर मान लो देखो यहाँ पर है प्रतिरोधक। जब पदार्थ में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें अगर कोई विरोध उत्पन्न हो जाता है या बाहर से हम कोई भी जो है अनेक प्रकार के पदार्थ डाल देते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रतिरोधक, रेसिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा विद्युत परिपथ का महत्वपूर्ण तत्व होता है? स्विच, कनेक्टिंग वायर, ऑल्टमीटर, अमीटर। 38 का जो राइट आंसर है वो है कनेक्टिंग वायर, सबसे इंपॉर्टेंट है विद्युत परिपथ का। विद्युत उपकरणों में सुरक्षा युक्ति के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 39 का फ्यूज, कनेक्टिंग वायर, प्रतिरोधक, बैटरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40। विद्युत धारा में निम्नलिखित में से किसे चुंबकीय प्रभाव के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? बिजली से चलने वाला पंखा, बिजली का बल्ब, बिजली से चलने वाली मोटर, या फिर रेफ्रिजरेटर। ठीक है, विद्युत धारा में कौन सी जो है चुंबकीय प्रभाव के रूप में हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं? तो 40वें का जो ऑप्शन है बी, बिजली का बल्ब जो है इसके अंदर हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में न्यूटन, जूल, एस्टर्ड या फिर ओम के द्वारा। एस्टर्ड के द्वारा जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई थी एस्टर्ड के द्वारा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की। परिनालिका सोलेनोइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? परिनालिका में धारा की तीव्रता को कमी होने के कारण, परिनालिका में फेरों की संख्या में वृद्धि होने के कारण, या आप कह सकते हो परिनालिका को प्लास्टिक छड़ पर बांधकर, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिनालिका में फेरों की संख्या में वृद्धि के कारण जो है आप क्या कर सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की। घरों में विद्युत उपकरणों की सुरक्षा की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेष्ठ युक्ति है? घरों में जो हम विद्युत उपकरण उपयोग करते हैं तो उसके संदर्भ में क्या सही है? हमें तार पट्टी का प्रयोग फ्यूज के रूप में करना चाहिए। हमें ISI चिन्ह रहित MCB जो बॉक्स होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। हमें ISI चिन्ह वाले MCB बॉक्स का प्रयोग करने चाहिए। देखो यहाँ पर हम बात करें, हमें फ्यूज में उच्च गलनांक वाले कंडक्टर्स जो हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। तो 43 का जो ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाता है हमारे पास में। यहाँ पर हमें ISI चिन्ह वाले MCB बॉक्स का प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंस लैंप CFL जो होती है हम लगाते हैं लाइट के रूप में, उजाले के रूप में, को साधारण इलेक्ट्रिक बल्ब की तुलना में अच्छा माना जाता है। क्यों? भाई साहब क्वेश्चन अनेक बार पूछा जा चुका है। CFL अवयव की बचाता है, अपव्यय की बचाता है, मतलब जो यूनिट्स वगैरह आते हैं, लाइट खर्च होती है वो उसको बचाता है। इसे सामान्य बल्ब से के होल्डर में लगाया जा सकता है। जी हाँ, और A B दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है, A और B दोनों। ठीक है, देखो बिजली को भी बचाता है और सामान्य बल्ब के अंदर भी होल्डर के अंदर भी लग जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो CaCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो CaO, और कैल्शियम सल्फेट की बात करोगे तो CaSO4 इसका फॉर्मूला होता है। 46 की पॉलीथीन की थैली को नष्ट किया जा सकता है क्योंकि वह किसकी बनी होती है? न टूटने वाले अणुओं से, अकार्बनिक यौगिकों से, पॉलीमर से, या फिर प्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पॉलीमर से जो है ये पॉलीथीन की थैलियां बनी होती है।
पॉलीमर की बात करें तो ये एक प्रकार का बहुलक है जो कि कार्बनिक यौगिकों का समूह होता है। और सरल अणु की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि सरल अणु को क्या कहते हैं, तो मोनोमर कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक पॉलीमर आपसे पूछ लिया जाता है भाई साहब, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिल्कुल ध्यान यहाँ पर होना चाहिए स्क्रीन पे। ठीक है, प्राकृतिक अगर आपसे पूछा जाए पॉलीमर कौन कौन से हैं, तो सेलुलोज, लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबर, ये सारे के सारे प्राकृतिक हैं। लेकिन कृत्रिम आपसे पूछ ले जाए तो कृत्रिम कौन कौन से हैं, पॉलीइथिलीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो है बाल्टियां वगैरह या पाइप वगैरह, जो प्लास्टिक के पाइप वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें जो है पीवीसी से बनाई जाती है, जो कि कृत्रिम पॉलीमर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्यों? तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, बी तेल में संतृप्त वसाएं होती है, या फिर आपसे पूछा जाए यहाँ पर तेल का संग्रह आसान है, तेल सस्ता है। तो तेल में जो है असंतृप्त वसाएं होती है, इसीलिए जो है हम चिकित्सक क्या करता है, अपने भोजन में जो है वनस्पति घी की जगह तेल में बनाना ज़्यादा जो है एडवाइस देता है, परामर्श देता है। तो असंतृप्त वसाएं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? भाई सब खतरनाक चीज है। साइनोहाइड्रिन, डेक्स्ट्रॉन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोनाइट। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा साइक्लोनाइट, ऑप्शन नंबर जो डी है वो। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि साइनो जो हाइड्रिन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C3H7ClO2 इसका फॉर्मूला होता है। डेक्स्ट्रॉन अगर आपसे पूछा जाए तो HC6H10O5 और कोष्टक के अंदर बाहर जो है OH आ जाएगा इसके अंदर, HC6H10O5 और कोष्टक की बाहर OH, डेक्स्ट्रॉन का फॉर्मूला हो जाता है। साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो C6H10 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, 49 क्वेश्चन की बात करें, स्वचालित इंजनों में से कौन सा एक हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देखो, प्रोपिल एल्कोहल, एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकोल, मेथेनॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोपिल जो एल्कोहल है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C3H8O जो है इसका फॉर्मूला होता है। एथेनॉल पूछा जाए आपसे तो C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। मेथेनॉल पूछा जाए तो CH3OH जो है इसका फॉर्मूला होता है। खनिज क्या है भाई सब, लास्ट क्वेश्चन है आज का टॉप 50 क्वेश्चन का। खनिज क्या है? द्रव, अकार्बनिक, ठोस, गैस या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकार्बनिक ठोस। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूर से आएंगे और जगह बनाएंगे, आपको नंबर दिलाएंगे। मैं ऐसे आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर टप के हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।